माँ, आज कोई डिलीवरी वाला घर पर आएगा और वह कुछ पैकेट लेकर आएगा। उसे आप डिलीवरी वाले से ले लेना। यह रहे पैसे। यह नहीं कि खाना खाया और कूलर चलाकर सो गई और डिलीवरी वाला घंटी बजाता ही रहे। विभांशु ने कहा, हाँ, वैसे भी दिन भर घर में पड़ी ही रहती हो, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती हो। थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, वह भी साफ कर देना और रात का खाना बनाकर रख देना। हम लोग देर से आएंगे। सुनीता ने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। आज संडे था और दोनों सुबह का नाश्ता करके बाहर घूमने जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे यह आनंदी जी को भी नहीं पता था। ना तो वह पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटे बहू कभी बताते थे। अभी 5 महीने पहले ही आनंदी जी बड़ी खुशी से सुनीता को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, पर सुनीता ने तो आते ही घर का सारा नक्शा बदल दिया। आते ही वह अपनी मनमानी करने लगी और विभांशु पहले से ही अपनी माँ की इज्जत नहीं करता था। रही सही कसर सुनीता ने भी पूरी कर दी। पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी। उसकी मर्जी के बिना घर का एक काम भी नहीं हो सकता था। वहीं आनंदी जी की स्थिति घर में रखा हुआ डस्टबिन के जैसी हो गई थी, जिसकी जब मर्जी आती अपनी गंदगी उन पर फेंक देता। जिसका बेटा ही इज्जत नहीं करता हो तो बहू क्या इज्जत करेगी। विभांशु सुनीता के सामने ही आनंदी जी को बुरा भला कह देता। उसे सुनकर सुनीता और सर चढ़ गई थी। सुनीता के आने से पहले आनंदी जी ने कामवाली रखी थी, जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी। पर सुनीता ने आते ही कामवाली को निकाल दिया, क्योंकि उसे लगता था कि कामवाली को पैसे देना ही बेकार है। जब घर में सासू माँ बैठी ही रहती है। रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे तो विभांशु चिल्लाकर बोला, यह क्या बना दिया है? सब्जी में ना तो नमक है ना मिर्ची है। माँ, क्या आपको खाना बनाना नहीं आता है? इससे अच्छा तो हम बाहर ही खाकर आ जाते। आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ? यह बोरिंग और बेस्वाद खाना खाने के लिए? विभांशु की तेज आवाज़ से आनंदी जी सहम जाती हैं। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई और सुबकने लगी। सुनीता को क्या कहती, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या शिकायत करे। आनंदी जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। अपने मायके में 5 बहनों में सबसे बड़ी आनंदी जी को हमेशा ही अपशकुनी कुलक्षणी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी आनंदी अपने पीछे 4 बहनें और ले आई, एक भाई भी तो ला सकती थी। आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है और वह चाहती थी कि सभी जल्दी से जल्दी ब्याह कर अपने घर चली जाए और उन्हें इन सबके बोझ से मुक्ति मिल जाए। आनंदी जी को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया भी नहीं और उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। आनंदी जी की उम्र से 2 गुनी उम्र के आदमी के साथ उनका विवाह कर दिया गया, जो पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। वह आते ही 4 बच्चों की मां बन गई। वह उनके पालन पोषण में लग गई। यूं तो वह खुद छोटी थी, पर उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारियां इंसान को कब बड़ा बना देती हैं पता ही नहीं चलता। चारों बच्चे काफ़ी बड़े थे। जब आनंदी जी के पेट में विभांशु आया तो सबकी त्योरियां चढ़ गई थी कि अब इसकी ज़रूरत क्या थी। उधर आनंदी जी का पति बुरी संगत में रहता था। सारा पैसा शराब और जुए में उड़ा देता था। चारों बच्चे समझदार थे। उन्हें उनके दादाजी का बड़ा सहारा था। वह भी अपने बेटे की बुरी आदतों से बहुत दुखी थे। आनंदी जी को बेटा हो गया और उधर दोनों बेटियों की शादी कर दी। कुछ महीनों बाद दादाजी भी चल बसे और उनके पति रात को शराब पीकर आ रहे थे तो किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होकर वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। छोटी सी उम्र में वह विधवा हो गई और दोनों बेटों ने आनंदी जी को विभांशु के साथ बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए कहीं नौकरी नहीं मिली, पर पापी पेट का सवाल था और साथ में छोटा बच्चा भी था। लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने का काम भी किया और फिर एक स्कूल में चपरासी बन गई। वहीं रहने को कमरा भी मिल गया और विभांशु को उसी स्कूल में भर्ती भी करवा दिया और उसकी आधी फीस भी माफ़ थी। अब आनंदी जी अपने बेटे का लालन पालन करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर वह कॉलेज में आ गया। पढ़ाई में वह ठीक ठाक था, पर उस पर अपने बिगड़ैल बाप की छाप थी। वही गुस्सा और गाली गलौज करना। आनंदी जी समझाती थी, पर वह किसी की नहीं सुनता था। कुछ सालों में विभांशु एक कंपनी में नौकरी करने लगा और महीने की अच्छी खासी सैलरी पाने लगा।
उसने अपने पसंद की लड़की सुनीता से शादी कर ली और 2 कमरों का फ्लैट ले लिया। आनंदी जी को वह अपने साथ रखता तो था, पर कभी उनका हाल नहीं पूछता था। आनंदी जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। सुनीता के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वह जाती भी तो कहाँ जा, आखिर उन्हें रहना तो उसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादियां हो गई थी। वह अपने घर परिवार में सुखी थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। एक दिन सुनीता ने कहा कि उसकी बहन की पोस्टिंग इसी शहर में हो गई है, तो अब वह हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। तुम अपनी माँ को कहीं और भेज दो। अब इतने से घर में हम सब तो नहीं रह सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ तो अब अपने मरने के दिन गिने, वही अच्छा है। बेकार ही एक कमरा घेर रखा है। मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। विभांशु को सुनीता की बात पसंद आ गई। वह आनंदी जी के कमरे में गया और बोला, माँ, तुम अपनी कहीं और व्यवस्था कर लो। वैसे भी इस घर में तुम्हारा क्या काम है? फालतू में तुमने एक कमरा भी घेर रखा है। चली जाओ। चली जाऊं? पर कहाँ चली जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में तेरे सिवा और कोई नहीं है। मुझे कौन रखेगा? मैं तो तुम दोनों के साथ ही रहूंगी। भला इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? तू तो मेरा बेटा है। तू ही मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। मैंने तो तुझे 9 महीने पेट में रखा, बिना बाप की इतनी मुश्किलों से पाला, और तू है कि मेरी तपस्या और त्याग का यह फल दे रहा है। विभांशु, मैं तेरी माँ हूँ, कोई कबाड़ नहीं जो तू मुझे घर से निकाल रहा है। कुछ तो शर्म कर बेटा। माँ, यह सब बकवास बंद करो। सब माँ अपने बच्चे को पेट में रखती हैं। तुमने कौन सा एहसान किया है? मेरे पास फालतू का समय नहीं है। कहीं भी चली जाओ, किसी ओल्ड एज होम में या किसी मंदिर में या कहीं सड़क के किनारे झोपड़ी में। मुझे सुनीता की बहन के लिए कमरा खाली चाहिए। तुझे कमरा खाली चाहिए? मैं कर देती हूँ। मैं रसोई में रह लूँगी, पर इस बुढ़ापे में अपनी माँ को बेघर मत कर। अरे, माँ हूँ मैं तेरी। वह फिर से चिल्लाई, पर विभांशु और सुनीता पर कोई असर नहीं हुआ। आनंदी जी ने सारी रात रो रो कर बिता दी। अगली सुबह आनंदी जी उठी ही नहीं तो दोनों ने दरवाज़ा खटखटाया। आनंदी जी को उठाया और जाने को कहा। आनंदी जी ने काफ़ी दया की भीख मांगी, पर सुनीता और विभांशु का मन नहीं पिघला। आनंदी जी का अपना थोड़ा सा सामान गठरी में बांध कर घर से चली गई। रोडवेज स्टेशन पर बैठकर सोचने लगी कि अब कहाँ जाए। बहनों ने कहा हमारे घर आ जाए, पर सब अपने ससुराल में थी, तो किसी के यहाँ जाकर भी लंबे समय तक रहना संभव नहीं है। आनंदी जी को फिर अपने मायके की याद आई। वह बस पकड़कर सीधी अपने गांव चली गई। वहां गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत खुश हो गई। घर पर ताला लगा हुआ था। कुछ साल पहले ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। आनंदी जी ने पड़ोसी से चाबी ली और अपने घर का दरवाज़ा खोला। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। कुछ दिनों में उनकी चारों बहनें उनसे मिलने वहां आ गई। सभी ने एकजुट होकर पिताजी की सारी जायदाद साहूकार से छुड़ाई, जो पिताजी ने बेटियों की शादी के लिए गिरवी रख दी थी। उसे छुड़वाकर आनंदी जी को उपहार स्वरूप दे दी, ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके, और थोड़ी नगद धनराशि भी दे गई। आनंदी जी अब यही रहना चाहती थी। आनंदी जी को घर और खेत दोनों मिल गए। उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने जमकर खेती की और फसलें लहलहाने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वह बाकी रुपयों से अपनी बहनों का कर्ज अदा कर देती थी। अब धीरे धीरे वह समाज सेवा में भी रुपये पैसे का योगदान करने लगी। अनाथ बच्चों, विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे और कई समाज सेवा संस्थाएं भी आगे आकर उनको सहयोग करने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। कभी कभी उन्हें अपने बेटे की याद आती थी।
पर वह उसे भुलाने का प्रयास करती थी। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए निःशुल्क विद्यालय खोल दिया था ताकि लड़कियां पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकें, उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर ना रहना पड़े। आनंदी जी की लोकप्रियता गांव से होकर शहरों में बढ़ने लगी। आनंदी जी ने उसी घर के ऊपर के कमरों में वृद्धों के लिए ओल्ड एज होम भी खोल दिया। उन्होंने अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े काम कर दिखाए। उन्हें कई संस्थानों ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। उन्हें उनके सामाजिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एक दिन विभांशु ने सुबह अखबार खोलकर देखा तो अपनी माँ की फोटो और लोकप्रियता को देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नगद धनराशि मिलने वाली थी। उसे अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसने सुनीता को बताया। दोनों सोचने लगे कि माँ के पास बड़ा पैसा है, हम माँ के पास जाएंगे और हमारा भी तो माँ की संपत्ति पर अधिकार होता है। दोनों अपने लालच के कारण गांव चले गए। जगह जगह अपनी माँ के चर्चे सुनकर दोनों हैरान थे। अपने बेटे को देखकर एक बार आनंदी जी का दिल पसीज गया, पर वह मजबूत होकर बोली, अब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? माँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तुम अपने घर चलो। यहाँ अजनबियों के साथ रहने से अच्छा है कि अपने घर में अपने बेटे बहू के साथ रहो। यह सब घर, खेती और संपत्ति मुझे संभालने दो। अब इस बुढ़ापे में कब तक काम करोगी और इतनी कमाई अनजान लोगों पर क्यों लुटा रही हो? तुम्हारे अपने बेटे बहू मर गए हैं क्या? आनंदी जी उनके लालच को पहचान गई। हाँ, आज तक तो मेरे बेटे बहू जिंदा थे, पर आज वह हमेशा के लिए मर गए हैं। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेसहारा कर सकते हैं, वह किसी के सगे नहीं हो सकते। बेटा, अब मैं तुम पर निर्भर नहीं हूँ। मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे अपना परिवार मिल गया है। कैसा भी वक्त हो, अपनों के साथ और सहारे से गुजर जाता है। अब यही लोग मेरे अपने हैं। मेरा बुढ़ापा यहाँ अच्छे से बीत रहा है। और हाँ, मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, खेती बाड़ी है और मान सम्मान की धनराशि है, यह सब मेरे इस परिवार के लिए है। तुम दोनों को इसमें से एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और हाँ, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, तब तू मेरी अर्थी को भी कंधा मत देना और मुखाग्नि का हक भी मैं आज तुझसे छीनती हूँ। लाखों की संपत्ति हाथ से फिसल गई। विभांशु और सुनीता को बड़ा ही पछतावा हुआ। काश वह माँ के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते तो आज यह सब उनका होता। दोनों अपना जैसा मुंह लेकर शहर वापस लौट गए। दोस्तों, माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जब वह मौत को मात देकर बच्चे को इस दुनिया में ला सकती है, तो बिगड़े बच्चे को अच्छा खासा सबक भी सिखा सकती है। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और साथ ही शेयर भी कर देना। धन्यवाद।